साथियों, क्या एक अकेला इंसान, एक सुबह की योजना और कुछ मिनटों का समय पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है? जी हां, 11 सितंबर 2001 दुनिया का एक बिल्कुल आम दिन। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल, और न्यूयॉर्क की सड़कें रोज की तरह ही व्यस्त थीं। लेकिन जैसे जैसे घड़ी सुबह 8 बजे के करीब पहुंची, दुनिया एक ऐसे अंधेरे, ऐसे डर में डूबने गई जिससे मानव इतिहास फिर कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अतीत दर्पण में। आज हम उस सुबह की हर घटना, हर कदम और हर चरित्र की परतों को हटाकर आपको दिखाएंगे कि मोहम्मद अत्ता ने आखिर कैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इतिहास के सबसे घातक हमले को अंजाम दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस भयावह, रोमांचक और सच्चाई से भरे सफर को। 11 सितंबर 2001 की सुबह शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यह तारीख मानव इतिहास के सबसे दुखद और भयावह अध्याय में बदल चुकी थी। न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे पूरी दुनिया आर्थिक शक्ति का प्रतीक मानती थी, जब दो विमानों से टकराया तो वह कुछ ही मिनटों में धुएं और राख का ढेर बन गया। उस दिन सिर्फ इमारतें ही नहीं गिरी, बल्कि 2600 से ज्यादा लोग, उनके परिवार, उनके सपने और अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा भी ढह गया था। इसके बाद पेंटागन पर हमला और पेंसिल्वेनिया में हाईजैकिंग को रोकते हुए भी लगभग 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 9 नवंबर मेमोरियल इमारत में कुल मिलाकर इस हमले में लगभग 2983 लोगों की मौत हुई थी। प्रसिद्ध पुस्तक द ओनली प्लेन इन द स्काई, द ऑरल हिस्ट्री ऑफ 9 नवंबर में गैरेट एम ग्राफ लिखते हैं कि उस दिन 3000 से अधिक बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए और लगभग 100 बच्चे ऐसे थे जो हमले के कई महीनों बाद पैदा हुए और कभी अपने पिता को देख भी नहीं सके। उस दिन जिसने भी यह खबर सुनी, उनका दिल दहल उठा था। उसी दिन सुबह कंफर्ट इन होटल के कमरा नंबर 233 मोहम्मद अत्ता उठता है और अपने साथी अब्दुल अजीज अल उमरी को फोन करता है। नहाने के बाद वह नीली कमीज और काली पैंट पहनता है। फिर अपने लैपटॉप पर वह वसीयत खोलता है जो उसने 1996 में लिखी थी। उसमें 2 बेहद विचित्र इच्छाएं थीं, मार्टिन एमिस बताते हैं। उसने अपने वसीयत में लिखा था कि मेरे अंतिम संस्कार के समय कोई रोना धोना ना हो, मैं शांति से विदा लेना चाहता हूं। और दूसरा, जो व्यक्ति मेरे शरीर को नहलाए वह दस्ताने पहने और मेरे गुप्तांगों को न छुए। सीधी विडंबना ये कि उसका अंतिम संस्कार कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके शरीर का कोई निशान कभी नहीं मिला। 11 सितंबर 2001 की सुबह करीब 5 बजे अत्ता और उसके साथी जब चेकआउट करते हैं तो कमरों का बिल अत्ता के डेबिट कार्ड से भरा जाता है। उससे एक दिन पहले का पूरा दिन उन्होंने एटीएम से पैसे निकालने, फास्ट फूड खाने और वॉलमार्ट से सामान खरीदने में बिताया था। संदेह है कि उसी शाम अत्ता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अंतिम निरीक्षण भी कराया था। कुछ ही देर बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सिक्योरिटी कैमरे उनका चेहरा कैद कर लेते हैं। हाथ में सिर्फ एक बैग और कैमकॉर्डर जैसा उपकरण था। मेटल डिटेक्टर पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने पर उन्हें जाने दिया जाता है। 6 बजे दोनों यूएस एयरवेज फ्लाइट 5930 में बैठते हैं। 19 सीटों वाले इस विमान में सिर्फ 8 यात्री थे। 45 मिनट में वे बॉस्टन लोगन एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें उस विमान में चढ़ना था जो कुछ ही देर बाद इतिहास बदलने वाला था। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, जिसमें 581 यात्री, 9 क्रू सदस्य मिलकर कुल 92 लोग थे। उसमें वो लोग बैठ गए और लगभग 7:59 पे विमान टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मोहम्मद अत्ता था कौन? आइए बताता हूं। अत्ता का जन्म 1 सितंबर 1968 में मिस्र के काफर अल शेख में हुआ था। टाइम मैगजीन में प्रकाशित एटलस ओडिसी लेख में लेखक जॉन क्लॉड एक दिलचस्प विवरण सामने लाते हैं कि परिवार के मुताबिक वह बहुत ही शांत, पढ़ने वाला और शतरंज खेलने वाला बच्चा था। वह हिंसा से कोसों दूर रहता था। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच थी। काहिरा विश्वविद्यालय से वास्तुकला इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए हैम्बर्ग, जर्मनी चला गया। लेकिन 90 के दशक के मध्य के बाद उसके विचार बदलने लगे। वो विद्यालय से ज्यादातर गायब रहने लगा।
पूछने पर उसने अपने साथियों से कहा कि वह हज पर गया था, लेकिन हज से लौटने के बाद उसकी सोच और जीवन शैली अचानक बहुत बदल गई थी। जर्मन खुफिया एजेंसियों का मानना है कि शायद इसी दौरान वह कट्टरपंथी नेटवर्क और आतंकवादियों का हिस्सा बन गया था। 3 जून 2000 को अता पर्यटन वीजा पर प्राग पहुंचा। केवल 1 महीने के भीतर ही उसने अपने कुछ साथियों के साथ वेनिस का रुख किया, जहां उन्होंने हॉफमैन एविएशन इंटरनेशनल में फ्लाइंग ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। करीब 4 महीने चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूरे समूह ने मिलकर लगभग $40,000 का भुगतान किया था। 21 दिसंबर तक अत्ता और उसके साथी पायलट लाइसेंस हासिल कर चुके थे। 11 सितंबर 2001 सुबह 7:59 पर फ्लाइट 11 बोस्टन लॉगन एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। शुरुआत में अत्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जवाब देता है और उनके सारे निर्देश का पालन भी करता है, लेकिन 8:13 सुबह के बाद अचानक संपर्क टूट जाता है, क्योंकि तब तक अत्ता और उसके साथियों ने प्लेन पर अपना नियंत्रण बना लिया था। विलियम आर्किन के अनुसार अत्ता और उसके साथियों ने चाकुओं और हिंसा का प्रयोग करके कॉकपिट पर कब्जा कर लिया था। 8:18 पर फ्लाइट अटेंडेंट बीटी ओंग बोस्टन रिजर्वेशन सेंटर को कॉल करती है और बताती है कि वह विमान के पिछले हिस्से में स्थित जंप सीट से कॉल कर रही है। कॉकपिट जवाब नहीं दे रहा। बिजनेस क्लास की 9B सीट पर बैठे डैनियल ल्यूइन पर चाकू से हमला किया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि 10B पर बैठा एक व्यक्ति इस समय कॉकपिट के अंदर है। 8:26 पर विमान अचानक न्यूयॉर्क शहर की ओर मुड़ जाता है। तभी दूसरी अटेंडेंट स्यूनी रिपोर्ट करती हैं कि विमान बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। मैं इमारतें देख पा रही हूँ, मुझे पानी साफ दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड। और फिर एक तेज धमाके के साथ कॉल कट जाती है। करीब 8:46 के आसपास फ्लाइट AA-11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर के 93 से 99वीं मंजिल के बीच में टकरा जाता है। विमान में मौजूद लगभग 10,000 गैलन जेट ईंधन पूरी इमारत में आग की नदियां बहा देता है और लोग सीढ़ियों में, गलियारों में, ऑफिसों में हर जगह फंस जाते हैं। धुआं, चीखें, घबराहट सब एक दूसरे में घुल जाते हैं। उस सुबह न्यूयॉर्क अग्निशमन विभाग के चीफ जोसेफ फाइफर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास मौजूद थे। बाद में उन्होंने लेखक गैरेट एम ग्राफ को बताया कि मैनहट्टन की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच आमतौर पर विमान की आवाज सुनाई ही नहीं देती, लेकिन जैसे ही प्लेन ने उत्तरी टावर को टक्कर मारी, हर किसी की नजर तुरंत ही आसमान की ओर उठ गई। धमाका इतना तेज था कि उसी वक्त 88वीं मंजिल पर बैंक ऑफ अमेरिका में काम कर रहे जीन पोर्टर अपनी कुर्सी से गिर पड़े। 90वीं मंजिल पर पास कंसल्टिंग ग्रुप के कंसल्टेंट रिचर्ड एकन आज भी उस दृश्य को भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने अपने कंधे के पास देखा तो एक एशियाई मूल का व्यक्ति उनकी ओर लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। उसका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। वह हेल्प मी चिल्लाता हुआ उनके पैरों के पास गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने वहीं दम तोड़ दिया। इस हमले के ठीक 17 मिनट बाद 9:03 पर फ्लाइट 175 टावर के दक्षिणी हिस्से से टकराती है। अगले 42 मिनट के बाद ही 110 मंजिल इमारत धरती में समा जाती है। इसी बीच एक और विमान पेंटागन के पश्चिमी हिस्से से टकराया और वहां का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 को भी हाईजैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यात्रियों ने हिम्मत दिखाते हुए आतंकियों की योजना को नाकाम कर दिया। विमान अंततः पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी सवार लोग मारे गए, लेकिन वह विमान अपने संभावित लक्ष्य तक पहुंच नहीं सका। जब ये हमले हो रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा में मौजूद थे। खबर मिलते ही उन्होंने वॉशिंगटन लौटने की इच्छा जताई, मगर व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कॉन्डोलीजा राइस ने उन्हें वहीं रुकने की सलाह दी। उसी समय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक कुलबर्टसन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में थे। वे इन सब से एकदम अनजान थे, लेकिन कुछ देर बाद जब ISS कनाडा के ऊपर से गुजरा तो कुलबर्टसन ने दूर से न्यूयॉर्क की दिशा में उठता हुआ काला धुआं देखा। कैमरे के झूम से उन्हें पूरा मैनहट्टन धुएं में डूबा नजर आया। उनकी आंखों के सामने कुछ ही देर में दूसरा टावर भी ढह गया। उन्होंने बाद में लिखा,
अपने देश को इस तरह हमले में टूटते देखना बेहद दर्दनाक था। जब स्टेशन अमेरिका के ऊपर से दूसरी बार गुजरा तो मैंने देखा कि पूरा अमेरिकी आसमान खाली पड़ा है। एक भी विमान उड़ान में नहीं था। सबको तुरंत लैंड करने का आदेश दिया जा चुका था। सिर्फ एक विमान हवा में था, एयर फोर्स 1, जिसमें राष्ट्रपति बुश अपने सलाहकारों की चेतावनियों के बावजूद वॉशिंगटन की ओर बढ़ते जा रहे थे। इतिहास के पन्नों पर 9 सितंबर 2011 केवल एक तारीख नहीं, सभ्यता पर एक चोट था। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक ऐसा दिन था जिसने लाखों जिंदगियों की दिशा बदल दी। और इस हमले का प्रमुख चेहरा था मोहम्मद अत्ता, जिसने पूरी दुनिया को भय और अविश्वास की एक नई परिभाषा दे दी। कुछ तिथियां सिर्फ कैलेंडर पर दर्ज नहीं होती, वे पूरे मानव सभ्यता पर लिखी हुई चोट होती हैं। 11 सितंबर 2001 ऐसी ही एक तारीख है। अगर अतीत दर्पण की यह गहराई से की गई पड़ताल आपको जानकारी और समझ दोनों दे सकी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आगे किस ऐतिहासिक घटना पर एपिसोड चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अतीत दर्पण इतिहास नहीं सुनाता, उसे जीवंत कर देता है।